हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम पेज। आज का जो टॉपिक है वो आपका फिजिक्स का है। मैं इसमें आपको टोटल साइंस से 500 क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो कि जनरल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन होगा। मैं वही सेलेक्ट करूंगा। और मैंने आर्ट्स का बहुत सारा वीडियो बना दिया। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के उसको देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पतली ध्वनि वाले व्यक्ति का तारतम्य क्या होगा। ए कम होगा, बी अधिक होगा, सी अपरिवर्तित रहेगा और डी में पहले अधिक होगा फिर घट जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिक होगा। किसी व्यक्ति का अगर ध्वनि पतला है तो उसका तारतम्य क्या होगा, अधिक होगा। अगर किसी व्यक्ति का आवाज़ मोटा हो तो उसका तारतम्य क्या होगा, कम होगा। यानी कहने का मतलब है कि उस व्यक्ति की जो आवाज़ है वो कम दूरी तक सुनाई पड़ेगी, जबकि जो पतली ध्वनि वाला व्यक्ति होगा उसका आवाज़ अधिक दूरी तक सुनाई पड़ेगा। बात समझ आई। जिसका जो तारतम्य अधिक होगा तो उसका आवाज़ भी दूर जाएगा, और जिसका तारतम्य कम होगा उसका आवाज़ दूर नहीं जाता, अर्थात उसका आवाज़ मोटा होता है। ठीक है। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वायु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ती है तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। यहाँ चाल छूट गया था। चाल क्या होगा, कितना बढ़ेगा ये बताना। ए में है 0.5% पर मीटर सेकेंड, उसके बाद 0.6 मीटर पर सेकेंड, सी में आपका वो 1 मीटर पर सेकेंड और डी में 1.5 मीटर पर सेकेंड, 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0.6 मीटर पर सेकेंड 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने पे इसका चाल बढ़ेगी। और जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे चाल भी बढ़ता चला जाएगा, दोनों एक ही रेशियो में। ठीक है। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी ध्वनि तरंग के माध्यम से गठिया रोग का उपचार एवं मस्तिष्क ट्यूमर का पता चलता है। बताना है किस ध्वनि तरंग के माध्यम से पता चलता है। ए में एक्स किरण, बी में अपस्रव तरंग, सी में प्रास्रव और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। प्रास्रव तरंग के कारण गठिया रोग का उपचार हो पाता है, और साथ ही मस्तिष्क का जो ट्यूमर है उसका भी पता चलता है प्रास्रव तरंग के कारण। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है मनुष्य किस प्रकार के ध्वनि को सुन सकता है। ए में अपस्रव तरंग, बी में प्रास्रव और सी में श्रव तरंग और डी में उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, श्रव तरंग। मनुष्य सिर्फ श्रव तरंग को सुन सकता है। इसका जो आवृत्ति होता है 20 हर्ज से होता है 20,000 हर्ज तक। कितना होता है, 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक की आवृत्ति को मनुष्य सुन सकता है, जबकि इससे ऊपर वाला आपका प्रस्रव हो जाएगा। अब 20 हर्ज से कम, 20 हर्ज से कम होगा वो आपका हो जाएगा अपस्रव तरंग। अब 20,000 हर्ज से अधिक वाला हो जाएगा प्रास्रव तरंग। तो प्रास्रव तरंग होता है जो चमगादड़, कुत्ता और लोमड़ी वगैरह ये सब जानवर सुन सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं सुन सकता। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है फ़ारेनहाइट पैमाना कितने बराबर भागों में बांटा गया। ए में आपका 100, बी में 80, सी में है 180 और डी में 200 भाग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 180 भाग में। जो फ़ारेनहाइट पैमाना है वो 180 भागों में बटा हुआ है। इसका पैमाना 32 फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होता है और 212 फ़ारेनहाइट तक पे जाके समाप्त हो जाता है, यानी कि दोनों के बीच का जो है 180 भाग है दोनों के बीच में। ठीक है। तो और ऐसे नॉर्मल जो होता है आपका सेल्सियस या केल्विन वाला होता है टेम्परेचर मापने के लिए, उसमें 100 बराबर भाग में बटा हुआ होता है। ठीक है। आई होप समझ आया होगा आपको। देखिए अगला क्वेश्चन में करें किस वैज्ञानिक ने शीतलन का नियम दिया था। ए में गैलीलियो, बी में न्यूटन, सी में कैवेंडिश और डी में माइकल फैराडे। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूटन। क्या होगा आंसर इसका, न्यूटन होगा। देखिए शीतलन नियम क्या होता है,
अगर कोई वस्तु अगर ठंडा होता है तो शुरू में वह बहुत तेज़ी से क्या होगा, ठंडा होगा, लेकिन जैसे जैसे वह ठंडा हो जाएगा उसका ठंडा होने का जो दर होगा वो कमता चला जाएगा। शुरू में तेज़ी से ठंडा होगा, बाद में ठंडा होने पे और धीरे धीरे उसका ठंडा होने लगता है। ठीक है, तो यही आपका स्लन नियम कहता है। ठीक, और देखिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। किराए के अगला क्वेश्चन में प्रकाश के अपवर्तन का नियम को और किस नाम से जानते हैं? ए में हो गया प्रवर्तन का नियम, बी में हो गया न्यूटन का नियम, सी में स्नेल का नियम और डी में हो गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या कहता है देखते हैं पहले। साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू। म्यू एक नियतांक होता है। ठीक है, तो ये स्नेल का नियम है, इसको ही बोलते हैं, स्नेल का नियम को ही बोलते हैं प्रकाश के अपवर्तन का नियम। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है किसी लेंस को जल में डुबाने पर लेंस की अपवर्तनांक क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए में कह रहा है घटेगा, बी में बढ़ेगा, सी में उपयुक्त दोनों हो सकता है या घट या बढ़ सकता है। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घट जाएगा। अपवर्तनांक क्या होगा? घटेगा। देखिए कांच एक मान लीजिए लेंस का कांच है, उसका अपवर्तनांक 1.5 है, तो पानी के अंदर अगर उसको डाल दिया जाएगा तब उसका जो अपवर्तनांक हो जाएगा 1.33 हो गया। तो क्या हो गया? कम गया। तो ये क्या होगा? पानी में डालने पे अपवर्तनांक कमता है। कोई भी लेंस रहे उसका अपवर्तनांक कमेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हमारे आँखों के रेटिना कौन सी कोशिका प्रकाश की तीव्रता का आभास करती है? हमारे आँख के रेटिना के कौन सी कोशिका है जो प्रकाश की तीव्रता का आभास करता है? ए में आपका बेलन की कोशिका, बी में पलक की कोशिका, सी में शंकु कोशिका और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शंकु कोशिका। क्या होगा? शंकु कोशिका होगा। शंकु कोशिका क्या करता है कि प्रकाश की तीव्रता का आभास कराता है हमारे आँखों को। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया कि आवेश धनात्मक एवं ऋणात्मक होती है? ए में बेंजामिन फ्रैंकलिन, सी में बी में माइकल फैराडे, सी में मैक्सवेल और डी में कूलम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ही पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जो सबसे पहले आवेश का पता लगाए और साथ साथ आवेश धनात्मक या ऋणात्मक होता है ये भी बताए थे। ठीक है, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन में करा है सबसे अधिक चालक तत्व कौन से? सबसे अधिक चालक तत्व कौन से? ए में सोना, बी में चांदी, सी में तांबा और डी में एल्युमिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चांदी। चांदी जो होता है सबसे अधिक चालक होता है और सेकेंड नंबर पे आपका आता है तांबा, जबकि सोना जो होता है सबसे अधिक आघातवर्ध होता है। क्या होता है? आघातवर्ध होता है। इसको आप जितना चौड़ा करना चाहते हैं चौड़ा कर सकते हैं, जितना लंबा करना चाहते हैं लंबा भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में किसे लगाने पर यह आममीटर का कार्य करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखिए पहले, ए में प्रतिरोध, बी में डायोड, सी में रेक्टिफायर और डी में शंट। जो गैल्वेनोमीटर होता है उसके समांतर क्रम में किसको लगाएंगे तो यह मीटर का काम करेगा? तो ऑप्शन नंबर डी, शंट को अगर लगा देंगे हम गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में तो यह क्या है? गैल्वेनोमीटर आममीटर के रूप में कार्य करने लग जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है रेगिस्तान में मारिच जैसी घटना का कारण क्या है? ए में प्रकाश का अपवर्तन, बी में प्रकाश का परिवर्तन, सी में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और डी में प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन।
ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप रेगिस्तान में अगर दूर देखिएगा तो दूरी पे देखिएगा तो क्या होगा कि आपको ऐसा आभास हुआ कि आगे बहुत सारा पानी है, लेकिन होता वास्तविकता में नहीं है। गर्मी के दिन में आप अगर सड़क पे चल रहे हैं तो आप ऐसा अनुभव कर सकते हैं। सड़क के दूरी में देखिएगा तो ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे सड़क पे पानी है, जबकि आगे जाने पे वहाँ कुछ नहीं होता है। ठीक है। ये सब किसके कारण होता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ए में हो गया नाभिकीय विखंडन, बी में नाभिकीय संलयन, सी में आपका हो गया रासायनिक अभिक्रिया, डी में होगा गुरुत्व संकुचन के कारण। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो जगह नाभिकीय संलयन। क्या होगा? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे ही हाइड्रोजन बम काम करता है। सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है वो भी नाभिकीय संलयन के कारण होता है, जबकि एटम बम जो होता है वह नाभिकीय विस्फोट के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन अगला। कोबाल्ट 60 आमतौर पर चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह क्या उत्सर्जित करता है ये बताना है। ए में अल्फा किरण, बी में गामा किरण, सी में बीटा किरण और डी में एक्स किरण। तो जो कोबाल्ट 60 होता है C60, ये किसका उत्सर्जन करता है? ऑप्शन नंबर बी, गामा किरण का उत्सर्जन करता है। और इसके जो प्रयोग है किस रोग में किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में किया जाता है। C60 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि पारा किस ताप पर अति चालकता को प्राप्त करता है? ए में हो गया -268 डिग्री, बी में हो गया 268 डिग्री, सी में हो गया -180 और डी में हो गया 180 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर जो होगा आपका ए नंबर हो जाएगा 268। जबकि अगर एक्यूरेट पूछा जाए तो 268.8 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इस ताप पे यह अति चालकता को प्राप्त करता है, यानी कि यह बहुत अति चालक हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है सुपरनोवा किस प्रकार का तारा? ए में नया तारा, बी में अत्यधिक ऊर्जावान तारा, सी में मृत तारा और डी में सफ़ेद तारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मृत तारा। सुपरनोवा का अर्थ क्या होता है? मृत तारा। सुपरनोवा का जो अर्थ क्या होता है? मृत तारा ही होता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक का कार्य कौन करता है? ए में कैडमियम, बी में ग्रेफाइट, सी में भारी जल और डी में मैग्नीशियम। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैडमियम। कैडमियम का क्षण क्या करता है? नियंत्रण का कार्य करता है नाभिकीय रिएक्टर में। इसके साथ एक और होता है बोरॉन। बोरॉन का भी यूज किया जाता है नियंत्रक क्षण के रूप में। जबकि आपका ग्रेफाइट और भारी जल ये क्या करता है? मंदक का काम करता है। नाभिकीय जो रिएक्टर उसमें मंदन का काम करता है, उसको गति को धीमे करने का काम करता है। जबकि ये आपका कैडमियम बोरॉन क्या करता है? नियंत्रण करने का कार्य करता है। दोनों का अलग अलग काम है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में करा है किसी गतिशील वस्तु का वेग 4 गुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? ए में 16 गुना होगा, बी में 8 गुना और सी में 4 गुना और डी में आधा हो जाएगा। तो सबसे पहले गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है जानते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ पे एम जो होगा कांस्टेंट होगा, इसको नहीं लेना है हमको, सिर्फ वेग से मतलब, वी यानी वेग से मतलब है। ठीक बटे 2 एम को भी रख लेते हैं और वी 4 हो गया। इसका पावर 4 हो जाए, 4 पे पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए होगा 1/2 को नहीं इंटू एम इंटू 16 हो जाएगा। अब इसको आप काटिएगा तो ये 8 बार में कट जाएगा। तो इसका
कटने के बाद क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये हम तो बोले थे कांस्टेंट है, इसलिए सिर्फ आंसर क्या बचेगा, 8। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 8 गुना हो जाएगा उसका गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वांटम सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। ए में कूलम, बी में मैक्स प्लांक, सी में एंडरसन और डी में रदरफोर्ड। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, मैक्स प्लांक। क्या हो जाएगा, मैक्स प्लांक। चलिए अब वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखें।